ओके, तो सेकंड चैप्टर है अपना बिजनेस स्टडीज में, क्या नाम है चैप्टर का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस के क्या चीजें थी, तीन प्रिंसिपल साइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बॉडी ऑफ नॉलेज तो हम तो पढ़ ही रहे हैं, दूसरा यूनिवर्सल क्या चीज, दूसरा क्या था प्रिंसिप बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल्स हैं और ये एप्लीकेबल होते हैं मैनेजमेंट भी। ये कैसे बनाए गए हैं, लगातार एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। बस दिक्कत क्या है कि ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है ना, अब एक बार इंट्रोडक्शन देखो जरा चैप्टर का, बड़ा चैप्टर है, हमारे पिछले चैप्टर को खत्म होने में 5 क्लासें लगी हैं, तो इसमें भी मान के चलो तो 6 से 7 क्लासें तो लगेंगी ढंग से करेंगे तो। ठीक है ना, बाकी क्योंकि मैं कीवर्ड्स कराऊंगा तो हो जाना चाहिए 5 से 6 क्लासों में खत्म, लेकिन हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, जो भी करेंगे ढंग से करेंगे। ठीक है ना, क्या है भाई, सबसे पहले तो बकवास है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये कहानी वानी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे डिराइव हुए एंड ऑल दोस थिंग्स। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, यहां से भी आपको क्वेश्चन तो नहीं आते। ठीक है ना, नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक तो अभी पता है इसका क्या, कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते, राइट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। तो यहां से 5% चांस है कि आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि चैप्टर में ये चीज रेलिवेंट ही नहीं है। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा चैप्टर में रेलिवेंट क्या है और हमें दिमाग कहाँ मारना है। फालतू जगहों पे हम दिमाग लगाएंगे लेकिन उतना नहीं जहां से क्वेश्चन आना है, राइट। जहां से क्वेश्चन आना है वहां पर ज्यादा दिमाग लगाया जाएगा। इसके बाद सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस, तो ये जो 4 टॉपिक्स है ना, ये हम चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में करेंगे। हम चैप्टर कहां से शुरू कर रहे हैं बच्चे, चैप्टर के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं। एक तो है बंदा जिसका नाम है फेयोल, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहले तो हम वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अब चीज क्या है, ध्यान से समझना भाई जरा, ये 2 बंदे हैं, एक है फेयोल, इसका नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है इसका पूरा नाम, हेनरी फेयोल। आपको हेनरी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, फेयोल है। इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं बच्चे, और जो इसके प्रिंसिपल्स है ना, उन प्रिंसिपल्स को जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बोला जाता है। किसके, जनरल मैनेजमेंट के। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ओके, तो आपको जहां पर भी लिखा हुआ है ना पेपर, अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बीच बीच में केस स्टडीज, जब भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाएगा ना, बताने के लिए कि आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रिंसिपल है, तो हमेशा कौन सा प्रिंसिपल ही होगा, फेयोल के 14 प्रिंसिपल में से एक ही होगा, जिसको बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, इसके बाद एक बंदा आया, इसका नाम है FW टेलर। ठीक है, FW टेलर की क्या स्टोरी है बच्चे, ये फैक्ट्री का बंदा था। ये कहां का बंदा था, फैक्ट्री मैनेजर था। ये कौन सा, फैक्ट्री का मैनेजर। ठीक है, ये कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये किसी कंपनी का CEO होगा, इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कौन है बंदा, जो हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं। समझ में आई बात, तो इसके प्रिंसिपल्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट का बंदा है। ये बंदा कौन था, ये फैक्ट्री सुपरवाइजर था। ठीक है, तो इसके जो प्रिंसिपल है, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल का बंदा था, ये फैक्ट्री में कैसे काम होता है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, वो ऑपरेशनल लेवल के प्रिंसिपल्स हैं, कि फैक्ट्री में जब काम हो रहा होता है तो वो काम कैसे फास्ट होना चाहिए, उस काम में कम से कम गलतियां कैसे होनी चाहिए, उस काम को शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो इसने फैक्ट्री के लोगों को काम करते हुए देखा कि ये लोग कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज उस पे चढ़ाने की, उतारने की है, ट्रक से नीचे उतारने की चीज है, ड्रम्स उतारने हैं, राइट। तो इसने देखा एक एक बंदा पहले ऊपर चढ़ता है, फिर ड्रम को कैरी करता है, फिर नीचे आता है, फिर ये फिर वो, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे फट्टा ऐसा लगा दिया और कहा ड्रम इस पे रख दो, ड्रम नीचे आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। तो ये उस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो इसने क्या किया, मैनेजमेंट जो फैक्ट्री के काम थे ना, उनमें थोड़ी थोड़ी साइंस लगा दी, तो इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। उसके अंदर इसने 2 चीजें, 4 तो इसके प्रिंसिपल्स हैं,
4 तो इसके सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इनमें भी आपको मिलेंगे, बस इनके नाम बदले हुए होंगे। ये चारों प्रिंसिपल्स आपको इसके अंदर भी मिलेंगे, 14 के अंदर इंक्लूडेड है, बस उनके नाम अलग होंगे। और इसने टोटल 5 टेक्निक्स दे रखी हैं, 5 टेक्निक्स दे रखी हैं, वो हम पढ़ेंगे, राइट। तो जब भी आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ आएगा ना, आइडेंटिफाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक वर्ड, तो आपको इसका प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना होगा। या साइंटिफिक टेक्निक लिखा हुआ आएगा तो आपको इनमें से कोई टेक्निक आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर सिर्फ प्रिंसिपल लिखा हुआ आ जाए तो आपको इन 14 में से एक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना होता है। आ रही बात समझ में कुछ? या फिर नाम से ही आएगा, हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल बताओ या टेलर का प्रिंसिपल बताओ। लेकिन अगर साइंटिफिक वर्ड जुड़ गया, मैंने क्या बताया, ये चारों प्रिंसिपल्स यहां पर भी मिलेंगे आपको, नाम बदले हुए होंगे। लेकिन अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल, सबसे पहले कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर साइंटिफिक मिल गया आपको, तो आपने अगर इनमें से लिख दिया वो वाला प्रिंसिपल, तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चे? त्रिशी ठीक है, आपको कोई प्रिंसिपल 14 के 14 ऐसे आंख बंद करके रटने की जरूरत नहीं है कि 14 प्रिंसिपल्स ये हैं, पहला ये है, 2 डी से शुरू होते हैं, 1 आई से शुरू होता है, ये है वो है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा आपको 14 के 14 अपने आप ही याद हो जाएंगे। और पेपर में ऐसे कभी आता भी नहीं है कि 14 प्रिंसिपल्स के नाम लिखो, ठीक है ना। पेपर में तो आपको केस स्टडी आएगी जिसमें आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना होगा विद द कीवर्ड। समझ में आ रही बात? ठीक है जी, आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर। अब सबसे पहले ये तो फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ही, अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट्स ही यहीं से लिए हैं, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा फेयोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि फेयोल कौन था। तो बच्चे मैंने बताया फेयोल फैक्ट्री वाला बंदा नहीं था, ठीक है, टेलर था वो। तो हेनरी फेयोल 1841 से 1925 में पैदा हुआ ये बंदा। वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, ठीक है, फ्रांस का बंदा था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग अकेडमी ऑफ सेंट एटीने इन 1816 माइनिंग इंजीनियरिंग। तो इसने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी। ही जॉइंड द फ्रेंच माइनिंग कंपनी एज एन इंजीनियर एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ एमडी। मैंने क्या बोला? ये कौन सा बंदा था? ये फैक्ट्री का बंदा था? नहीं, फैक्ट्री का बंदा टेलर था। तो ये क्या बन गया उस कंपनी के अंदर? एमडी बन गया, सीधा टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच गया। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी। विद रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि इस बंदे के पास इतना, भाई जो बंदा लोअर लेवल से काम करते करते टॉप मैनेजमेंट में पहुंचा होगा, उसके पास वास्ट एक्सपीरियंस होगा किस चीज का? एडमिनिस्ट्रेशन का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। फेयोल कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्निंग द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी। तो फेयोल ने बहुत काम किया इस कंपनी को बैंकरप्सी से बाहर निकालने के लिए। ही रिटायर्ड इन दिस ईयर एंड द कंपनी वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। ये कहानी है छोटी सी, ठीक है ना, आपको ये समझाने के लिए। इस कहानी से रिलेटेड पेपर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये समझाना है मुझे आपको कि ये टॉप मैनेजमेंट का बंदा था और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस में और सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है। चलो जी, ये सब बेकार की बातें हैं जितनी भी लिखी हैं ये सब। इसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं, बंदे को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो अगर आपको अब आपको अच्छे समझ में आ चुका है जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फेयोल के हैं, तो अगर एमसीक्यू में आ जाए हु इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फेयोल, टेलर और 2 अनजान लोगों के नाम लिख दे, तो 2 अनजान लोगों से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। आप फेयोल और टेलर में कंफ्यूज हो गए। तो मैंने क्या बताया, जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? फेयोल ने, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर ने। आ रही है बात समझ में बच्चे? ये वो चीज है जो मैं बार बार बताता हूँ, समझाता हूँ लोगों को कि किस लिए आपको बिजनेस स्टडीज की ट्यूशन लगानी है। अब या तो बच्चा इसको बिना बात के पढ़ता रहेगा, टाइम वेस्ट करता रहेगा, और जो सिर्फ पूरे पॉइंट में काम की चीज है उस पर बच्चे का ध्यान जाएगा नहीं, राइट। तो पूरे के पूरे इसमें जो इसका ये दिया हुआ है हिस्ट्री, इसकी बायोग्राफी, उसमें सिर्फ एक ये लाइन काम की है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं भाई इसके 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहला प्रिंसिपल है इसका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, कहानी क्या है डिवीजन ऑफ वर्क की? ये कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुनो अभी इसको पढ़ लेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी काम के अंदर अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर दोगे, यानी अलग अलग काम अलग अलग लोगों को बांट दोगे, तो आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर एक ही बंदा सब कुछ मैनेज करने की या काम करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? तभी तो आपके स्कूलों में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं ना। अब कोई कोई एक्सेप्शन भी होती है, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं अकाउंट्स भी पढ़ा लेता हूँ, इको भी, बिजनेस स्टडीज भी, मैथ्स में, वो एक अलग स्टोरी है।
लेकिन हाँ देखो इसमें भी दिक्कत है, अगर सच में अगर मैं डिवीजन ऑफ वर्क कर दूं, भाई मेरे लिए पास मैथ्स के लिए अलग टीचर हो, साइंस के लिए अलग टीचर हो, इकोनॉमिक्स बीएसटी के लिए अलग टीचर हो, तो मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। अभी क्या होता है कि मेरे को अगर एक और ट्रायल क्लास लेनी पड़ जाए तो मेरे पास स्लॉट्स ही नहीं बचते। आ रही है ना बात समझ में? तो डिवीजन ऑफ वर्क अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। बस पॉइंट है कि मुझे अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए, पहली बात तो ठीक है। जैसे बैंक है, बैंक में भाई डिवीजन ऑफ वर्क होता है, एक बंदा कैश गिनने के काम में लगा होता है, एक बंदा लोन्स के काम पे होता है, एक बंदा चेक वेक के काम पे होता है, एक बंदा पब्लिक मैनेजमेंट के काम पे होता है जो लोगों से बात करता है। तो वहां पर भी डिवीजन ऑफ वर्क होता है ना। आप अपना त्रिशी बर्थडे सोचो, आपका बर्थडे मना रहे हैं घर पे, ये जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। मैं दो एग्जांपल ले चुका, एक अपने ट्यूशन सेंटर का और एक बैंक का। अब आप त्रिशी सोचो, आपके स्कूल में फंक्शन है, आपका बर्थडे है फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो सारे काम आपकी मम्मी करेगी तो क्या चीजें मैनेज हो पाएंगी? कुछ काम आपकी मम्मी करती है किचन के काम की, आज खाने में क्या बनाना है, कुछ काम ऑन द सेम टाइम आपको दे देते हैं कि भाई तुम गुब्बारे वाले को फोन करो, डेकोरेशन वाले को फोन करो, या रिटर्न गिफ्ट का काम तुम्हारे भाई को दे दिया और बाजार के काम तुम्हारे पापा को दे दिए। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो काम बेटर हो पाता है। एक ही बंदा अगर सारे काम करता रहेगा तो कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भूल जाएगा, कुछ काम पूरे होंगे, कुछ काम पूरे नहीं हो पाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है जो बेटर मैनेजमेंट के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है और काम करता है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि मैं जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ? स्कूल का प्रिंसिपल, अपने स्कूल का फंक्शन देख लो, कोई फंक्शन हो, क्या एक ही बच्चा सारे काम करता रहेगा? एक ही टीचर किसी को गेस्ट, चीफ गेस्ट के रिसेप्शन के लिए लगाते हैं कि आप चीफ गेस्ट को रिसीव करोगे, किसी को डेकोरेशन का काम देते हैं, किसी को म्यूजिक एंड साउंड एंड लाइटिंग का काम देते हैं, किसी बच्चे को रिफ्रेशमेंट का काम देते हैं। तो सारे काम को बांटा जाता है ना। और उससे होता क्या है, अच्छा सुनो एक और बात, मान ले त्रिशी तुम्हारे घर में बर्थडे हुआ और तुमने डेकोरेशन का काम किया, तुम्हारे भाई ने बाजार से ब्रेड व्रेड और सब जो भी ब्रेड कर रहा हूँ, छोले भटूरे, समोसा, टिक्की और जो भी फ्रेंच फ्राइज और तुम्हारे आते वो तुम्हारा भाई लेकर के आया, तुम्हारी मॉम ने घर में कुछ और चीज संभाली और तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छा हुआ, राइट? तो अगली बार जब तुम्हारे घर में एक और फंक्शन होगा तो क्या वही काम उन्हीं लोगों को नहीं दिया जाएगा, या इस बार एक्सपेरिमेंट करोगे? उन्हीं लोगों को दोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उस काम को करते करते क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। रिपीटेटिव टास्क जब करेंगे तो वो लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे उस काम के अंदर, राइट? तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है डिवीजन ऑफ वर्क का। एक तो काम अच्छे से मैनेज होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, और दूसरा जो बंदा करता रहता है, जैसे नोट गिनने का काम है भाई, आप एक बंदे को लगातार पिछले 1 साल से उसको नोट गिनने का काम दे रखा है, तो बताओ उसकी नोट गिनने की स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? उसको जाली नोट की पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी जब उसका रोज का काम है? अरे ये बीच में जैसे ही नोट अलग आएगा उसको पता लग जाएगा। यही काम आप किसी और को दोगे तो फिर से सिखाना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क से काम बेटर भी होता है, रिपीटेटिव टास्क हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब मैं पहले तो कहानी पढ़ा देता हूँ ये क्या लिखा, और फिर अपना पेन पेंसिल लेके कीवर्ड्स नोट करने शुरू करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स और जॉब्स, and each job must be assigned to trained specialist who is competent to perform it। ठीक है ना? तो छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट दिया जाता है और हर काम को एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट को पकड़ा दिया जाता है। Fayol recommended that work of all kinds must be divided and allocated as per the competence, qualification and experience of the person। तो जिस चीज को जो बंदा जिस काम में बढ़िया है उसको वो काम दे दो, राइट? छोटे छोटे हिस्सों में काम बांट करके, बजाय इसके कि सारा काम एक बंदे से करा रहे हो जो सारी चीजों में एक्सपर्ट भी नहीं है, राइट? द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इंटेंट मतलब जो इंटेंट क्या होता है, जो है क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क ऑफ द सेम फॉर द सेम एफर्ट। ज्यादा काम हो और एफर्ट उतना ही है, उससे कम लगे। डिवीजन मेक्स each task simpler and repetitive performance helps in gaining speed, accuracy and specialization। जो मैंने आपको नोट गिनने वाली बात बताई, स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है और स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन रिसोर्स। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क। बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल दोनों तरीके के कामों पे लगता है, मैनेजरियल पे भी और टेक्निकल पे भी। मतलब जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उन लोगों के पास भी डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, और जो हाथ से काम कर रहे हैं नीचे लेवल पे उनका भी डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, क्योंकि उनको भी स्पेशलाइजेशन आती है। आ रही बात समझ में? जैसे आपके स्कूल की मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है, वो पिछले 2 साल से प्रिंसिपल, अचानक उन्हें रिप्लेस करके नया प्रिंसिपल ले आओ, तो फिर उनकी स्पेशलाइजेशन तो भाड़ में गई ना।
तो मैनेजमेंट लेवल पे भी स्पेशलाइजेशन जो है रिपीटेटिव वर्क से आती है, और लोअर लेवल पे वर्क टेक्निकल लेवल यानी वर्किंग स्टाफ जो होता है उसमें भी स्पेशलाइजेशन आती है, राइट। ड्यू टू दिस रीजन बिग कंपनीज हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, एक सेकंड होल्ड करना है, स्टार्ट करते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन बिग कंपनीज हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसीलिए अलग अलग कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑल ऑफ देम आर हेडेड बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन एंड दे कलेक्टिवली अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट्स ऑफ द कंपनी। ये यूजलेस बातें हो गई। अब जो है पेन पेपर उठाओ और काम की चीज नोट करनी शुरू करो। काम की चीज है भाई, जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे वहीं पर ऊपर लिखो डिवीजन ऑफ वर्क में स्मॉल टास्क। किसी क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, स्मॉल टास्क्स लिखो, इसमें तो लिखे ही होंगे तेरी वाली किताब में, ठीक है ना। स्पेशलिस्ट्स, स्पीड, एक्यूरेसी, परफेक्शन, त्रिशी नोट करिए सारे वर्ड्स, स्पीड, एक्यूरेसी, परफेक्शन, रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ऊपर नोट करो। अब इन लाइनों में ये लिखे हुए हैं तो दोबारा से मार्क करने की जरूरत नहीं है, मन करे तो कर लो। उसके अलावा अगर कुछ यहां से और मिलता है आपको, स्पीड, एक्यूरेसी हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क, ऐसे करके नोट करके लिख लें। यहाँ पर इतना कोई इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं किसी क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं। बस ये तेरे कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के, इस प्रिंसिपल के, ठीक है। बाकी सब बकवास लिखी हुई है। लिखी क्या हुई है बकवास, मतलब तुम्हें देखो मैंने ये किताब 2 बार पढ़वा रखी है बच्चों को, ठीक है ना, तो मुझे पता है पीछे जो बैक क्वेश्चंस उनमें क्या कीवर्ड्स मिलते हैं, राइट। चलो एडवांटेजेस क्या है भाई, एडवांटेजेस है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एज वर्क इज डिवाइडेड इनटू एज पर द क्वालिफिकेशन, it simplifies the work and increases the efficiency as the same work is performed repetitively। तो ये रिपीट हो गया। Consequences of violation, अगर आप इसको वायलेट करोगे प्रिंसिपल को तो क्या होगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स हो जाएगा। कोई खास बात नहीं थी इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। जो मैंने नोट कराया कर लिया त्रिशी? यस। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी होता है किसी काम को करने की पावर, पावर टू डू वर्क, पावर टू डू वर्क, कि आपके पास वो पावर है कि नहीं है। समझ में आई त्रिशी? यस। तेरे को गाड़ी चलानी आती है त्रिशी? नहीं। अच्छा, मान ले आती होती या तेरे भाई को आती है, तो क्या उसके पास अथॉरिटी है गाड़ी चलाने की? अभी उसके पास वो पावर नहीं है, राइट। मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो अथॉरिटी है गाड़ी चलाने की, लेकिन जब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूं सड़क पे तो क्या मैं लोगों को कुचलता फिरता हूं, लाल बत्तियां टापता फिरता हूं? मैं क्या शराब पी के गाड़ी चलाता हूं, लोगों को उड़ा देता हूं? नहीं। तो जब मेरे को अथॉरिटी मिलती है तो साथ में मुझे क्या मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी टू यूज द पावर्स, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ड्यूटी टू यूज द पावर्स, ठीक है। ध्यान से नोट करना ये बातें दोनों, मैं लिखवा भी दूंगा। देखो लिखा हुआ अथॉरिटी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है, ठीक है ना। अथॉरिटी ऊपर वाले से नीचे वाले को दी जाती है। जैसे मैं अपने बेटे को कोई अथॉरिटी दूंगा कि आज से तू ये काम करेगा, तो अथॉरिटी का फ्लो किधर की तरफ होता है? डाउनवर्ड्स। तो आपको ये बातें लिखनी है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, लिखा हुआ है इस किताब में, लिखा हुआ है? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होती है? ऊपर वालों की। जिसको अथॉरिटी दी जाती है वो ऊपर वालों को उसको जवाब देना होता है, राइट। यस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, ठीक है। ये जो जो बातें मैं लिखवा रहा हूं ना, ये कहानी
समझ लो यही है बस इसके अंदर, ठीक है। तीसरी बात आपको लिखनी है बच्चे, सुनो अब मेरी बात। मेरे पास है टाटा महिंद्रा स्कॉर्पियो, ठीक है भाई, महिंद्रा स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ी थार, तो मेरे पास अथॉरिटी है थार को चलाने की। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए तो मैं लोगों को उड़ाता फिरूंगा, ठीक है ना, यानी मैं क्या कर रहा हूं उस गाड़ी का मिसयूज। तो अगर अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो बंदा क्या करता है, उसका मिसयूज करता है। जैसे मान ले सचमन, मैं तुझे नहीं, मान लो मैं यहाँ एक टीचर रख लूं किसी और सब्जेक्ट का, साइंस का, तो मैं उसको अथॉरिटी दूंगा ये सेंटर यूज करने की, राइट। लेकिन मैं उसको साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूंगा कि तुझे महीने का इतना प्रॉफिट कमा के देना है मुझको। आ रही बात समझ में? अगर मैं उसको सिर्फ अथॉरिटी दे दूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दूं तो भाई वो क्या करेगा, वो यहां पर क्लास हो नहीं हो मस्त एसी चला के बैठा रहेगा दिन भर। इवन वो मैसेज कर देगा बच्चों को, बेटा आज क्लास नहीं है, चाहे वो सेंटर पे पढ़ाओ बंदा, क्यों मजे कर रहा है बैठ के, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो सिर्फ अथॉरिटी, तो आप लिखोगे इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए इज मोर देन आर, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ पावर। लिखा हुआ होगा उस किताब में, राइट, लिखा हुआ है ना, हाँ डब्बे में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर मैं किसी बंदे को, सोचो त्रिशी, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज में 95 प्लस लाने हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, Yes. और मैं तुम्हें किताब दे नहीं रहा, ना दिला रहा, ना दे रहा, ना ट्यूशन दे रहा, तो तुम्हारे पास किताब को यूज, किताब तुम्हारे पास रखी हुई है, मैं बोल रहा हूं इसको टच नहीं करना, तो तुम्हें मैंने किताब को टच करने की क्या नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे, नहीं आएंगे। तो इफ अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देन देयर इज, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइयो, ये रहा क्या, हाँ, तो इनएफिशिएंट रिजल्ट्स, ठीक है ना, इनएफिशिएंट रिजल्ट्स, ठीक है। आ गई बात समझ में त्रिशी? Yes. तो हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। जितनी अथॉरिटी आप किसी को दे रहे हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रहे हो यानी जितना उससे काम मांगा है उतनी उसको अथॉरिटी भी दो कि वो अपना काम कर पाए। ये सारे के सारे, इस मैंने स्टोरी सुना दिया, पढ़ना रह गया सिर्फ, राइट। ये कीवर्ड्स हैं, बस आपको ये पहचानने हैं, ठीक है। क्या, अथॉरिटी पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होती है। दूसरा मैंने बताया अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू अपवर्ड फ्लो करती है। तीसरा, इफ ए इज मोर देन आर then there will be misuse of authority, and if R is more than A then there will be no results or inefficient results, therefore A should always be equal to R। क्लियर है भाई? Yes. चलो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ये, समझ में आ रही बात, हर जगह एप्लीकेबल होगा, आपके स्कूल में भी, आपके घर में भी, मैनेजमेंट में भी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रहा, ए इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। अथॉरिटी इज द राइट, मैंने लिखवाया अथॉरिटी एक राइट होता है, पावर होता है, टू गिव द ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द duty which a subordinate is expected to perform by virtue of his position in the organization, ठीक है ना। authority and responsibility go hand in hand, that is A is equal to R। यही पढ़वाई है बात मैंने, ठीक है त्रिशी। Yes. पैरिटी बिटवीन, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, जिस बच्चे को नहीं पता वो नोट कर ले, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी बिटवीन authority and responsibility helps in meeting responsibilities on time and prevents the misuse of power। तो अगर ये दोनों बराबर होंगी तो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे पूरी कर पाएगा, क्योंकि उसको जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितनी उसको अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मिसयूज भी नहीं करेगा पावर्स का। ये बिल्कुल यूजलेस है, इसको काट देंगे हम, इस पॉइंट को
काट देंगे, इसका हमारे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, अब्यूज मतलब मिसयूज, तो एक मैनेजमेंट को पावर के मिसयूज के लिए सेफगार्ड्स बनाने चाहिए, यानी कि उतनी ही अथॉरिटी देनी चाहिए जितनी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो बंदा दबंग हो जाएगा, वो किसी को समझेगा नहीं, ठीक है ना। A manager should have always have necessary authority to carry out his responsibility, और मैनेजर के पास उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाए। क्लियर है? चलो, A manager should have right to punish the subordinates, बच्चे मैनेजर के पास राइट होना चाहिए to punish the subordinate for willfully not obeying the legitimate order, but only after sufficient opportunity to give the explanation। मतलब एक मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है अपने सबॉर्डिनेट को पनिश करने की, लेकिन उसमें भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है साथ साथ कि पहले वो अपने सबॉर्डिनेट को एक प्रॉपर चांस दे उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनने का, उसके बाद अगर लगे कि ये बंदे ने जान के बेवकूफी करी है तो वो उसको पनिश कर सकता है। पनिश कैसे? उसकी सैलरी काट सकता है, उसको डांट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको गोली से उड़ा सकता है, राइट। तो उसके जो जो पनिशमेंट्स हैं कि उसकी सैलरी काटना या जो भी उसकी एक दिन की छुट्टी कैंसिल कर देना, वो सब चीजें वो कर सकता है। ओके, देखो एक फोरमैन है जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर डे किसी भी चीज के, ठीक है भाई, 50 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करने हैं, उसको फोरमैन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है त्रिशी। और इन 50 यूनिट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एक स्टोर में रखा हुआ है, तो भाई साथ में उसे क्या देनी पड़ेगी? स्टोर की चाबी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि भाई ये पकड़ चाबी और अब तो इसको यूज कर सकता है, तभी तो बना पाएगा। वो कहेगा भाई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, और जहां पे माल रखा हुआ है उसकी अथॉरिटी मुझे दी नहीं यूज करने की, तो भाई मैं कहां से ऑर्डर पूरा करूंगा, राइट। तो then he must be given the requisite authority to achieve this target. He is not given authority to draw, अगर if he is not given the authority to draw the raw material from the stores, then he cannot be blamed। भाई उसको थोड़ी ब्लेम कर सकते जब उसको अथॉरिटी ही नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी दी नहीं, राइट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस और पॉजिटिव इफेक्ट्स। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। जब आपको घर में भी अथॉरिटी दी जाती है कुछ काम करने की तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको लगता है कि हम पे भरोसा किया जा रहा है, अब हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत काम हमें भी सौंपा जा रहा है करने के लिए। अगर आपको किसी चीज में और अथॉरिटी ही ना दे, नहीं तुम तो अभी छोटे हो, अभी तुम गलत कर दोगे, अभी तुम गलत कर दोगे, तो तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा। लेकिन घर में भी जब तुम्हें कुछ काम दिए जाते हैं तो तुम्हारे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अचीवमेंट आती है कि यार हम पे भरोसा कर रहे, देखो ये काम हमें दिया, मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा इस काम को, ठीक है त्रिशी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ध्यान से ये नोट कर लो, मैंने पहले भी नोट करा है। इफ आर इज मोर देन ए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा है तो क्या होगा? इनएफिशिएंसी आएगी, इनएफिशिएंसी, राइट, काम ही नहीं कर पाएगा बंदा। इफ ए इज मोर देन आर देन देयर विल बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, वर्क कैन बी डिलेड ड्यू टू मिसमैच ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। इस अगर ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पर सारा का सारा काम डिले हो जाएगा। अब देखते जरा केस स्टडी, आ गई केस स्टडी। देखो भाई लास्ट लाइन पढ़ो सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टेट एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड लिखा है सिर्फ, क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा है कहीं? तो कौन सा प्रिंसिपल निकालना है? फेयोल का। स्टेट एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल विच कैन बी फॉलोड बाय सरगम एंटरप्राइज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं पड़ी, मेरे को सबसे पहले बोर्ड्स के पेपर में ये देखना है चैप्टर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पता लगते ही सब समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। पिछले बार मैं जब करा रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ते मेरा चैप्टर कौन सा दिमाग में चला जाता था? चैप्टर 1 में। अब जैसे ही मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगा मेरा दिमाग सीधा चैप्टर 2 पे आ जाएगा, राइट, तो मैं सारी किताब उस टाइम भूल जाऊंगा, अदर थिंग्स बीइंग त्रिशी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट हो जाएंगी उस टाइम पे मेरे लिए कि भाई बाकी किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और प्रिंसिपल पढ़ते ही मेरा दिमाग सीधा फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाएगा। अब मुझे कीवर्ड ढूंढने का काम रह गया। विल द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल एनेबल द एम्प्लॉयज टू गेन स्पेशलाइजेशन। भाई साहब मैंने क्या कहा था, पेपर 1 से 1.5 घंटे पूरा होता, मैं ये पढ़ूंगा भी नहीं,
क्या है आंसर? स्पेशलाइजेशन वर्ड है, कीवर्ड। त्रिशी, डिवीजन ऑफ वर्क। आती है बात समझ में भाई? अभी कहानी पढ़ दूंगा ऊपर, लेकिन मैं तो आंसर में से, क्वेश्चन में से आंसर निकाल दिया। पूरी तो कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कहानी पढ़ने का काम तो सिर्फ इतना रह जाएगा कि कहीं मैंने गलत कीवर्ड तो नहीं पहचान लिया है। आ रही है बात समझ में? Yes. कैन द कंपनी इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल इन मैनेजरियल वर्क ऑल्सो? मैंने वहां पर लिखवाई भी थी, वो एरो करके नोट करवाई थी लाइन, याद हो तो, कि दिस प्रिंसिपल अप्लाइज बोथ इन मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क। खत्म हो गया क्वेश्चन ही। अभी तो ये बाई चांस क्या है, अभी तो हम वहीं से पढ़ रहे हैं जहां जो दो प्रिंसिपल हमने करे उसी से रिलेटेड केस स्टडी है, राइट? तो वैसे भी इजी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब आप इतनी सारी केस स्टडीज कर लोगे ना पेपर में, क्वेश्चन बैक क्वेश्चन से, आपको पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आंसर केस क्वेश्चन में से ही निकल जाएगा अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। अब पढ़ लो भाई केस स्टडी क्या है। सरगम एंटरप्राइजेस imports various computer parts from China and assembles them to make them a complete computer। ठीक है। Total work involves 3 different tasks: assembling, labeling and packing। Each employee of the company independently performs all the 3 tasks। सारे अपने अपना टास्क अलग अलग इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। एज अ रिजल्ट, अच्छा नहीं, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्स ऑल द 3 टास्क मतलब सारे बंदे तीनों ही काम करे जा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। As a result, no employee is able to gain specialization in a particular field and the company is unable to fulfill the orders on time। Identify the principal division of work। क्या अगर डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो स्पेशलाइजेशन होगी? हाँ बिल्कुल होगी। उसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको। रिपीटेटिव टास्क करने से बंदे स्पेशलाइज हो जाते हैं। और तीसरा, क्या ये मैनेजरियल काम पे भी अप्लाई होता है प्रिंसिपल? हाँ जी, ये मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल दोनों पे अप्लाई होता है। आई बात समझ में त्रिशी? Yes. हुआ कुछ आसान जीवन? Yes. वेरी गुड भाई। फायदा दिखना चाहिए बस, समझ में आई बात? नेक्स्ट है, क्या है? डू यू थिंक मयंक कैन बी ब्लेम फॉर दिस? हमें पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है। इससे अगली लाइन पढ़ो, मतलब पीछे की तरफ से ही। द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी ब्लेम्स द मयंक। यहां से भी कुछ नहीं पता लग रहा, तो यहां पर ऐसे तो पता नहीं लग रहा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल जैसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ। अगला भी है कि नहीं, यही है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा हुआ आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल। तो लास्ट लाइन पढ़ के जब मैं देखी, उससे भी पिछली वाली पढ़ी सेकंड लास्ट, तो भी मुझे नहीं पता लग रहा, ठीक है ना। अब ध्यान से पढ़ो। मयंक इज अ सेल्स मैनेजर इन अ वैक्यूम क्लीनर कंपनी। ही इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला कीवर्ड मिल गया आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी of meeting a sales target of 150 vacuum cleaners in the month। to achieve this target मयंक को 20 बंदे चाहिए। however सिर्फ 11 बंदे उसके अंदर काम करते हैं and he is not given the authority। दूसरा मिल गया, he is not given to authority to employ। 9 और चाहिए ना उसको, 20 बंदे चाहिए, 11 तो है, 9 और की अथॉरिटी ही नहीं दी उसको हायर करने की। तो इस वजह से मयंक जो 150 वैक्यूम क्लीनर्स बेचने थे, बेचारा सिर्फ 80 बेच पाया। The general manager of the company blames the Mayank for not achieving the target। क्या बताओ, मयंक की गलती है इसमें? नहीं, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ लेमैन का आंसर थोड़ी देना, आपको क्या बोलना है कि भाई यहाँ पर प्रिंसिपल वायलेटेड कौन सा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उसमें लिखना है कि अथॉरिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी, जैसे इस केस में है, देन देयर विल बी इनएफिशिएंसी इन द वर्क, राइट? इफेक्टिवनेस नहीं है, वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जितना उसको काम दिया गया था उतनी उसको अथॉरिटी ही नहीं दी गई। और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, जो 3-4 लाइनें बताई है। क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ मोर अथॉरिटी इज गिवन बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन, then there will be misuse of authority। in this case there is a responsibility but there was no authority, so there was ineffectiveness and inefficiency in the work। clear है? so Mayank cannot be blamed। आ रही बात समझ में बच्चों? Yes. चलो अगला देखते हैं। अगला प्रिंसिपल है बच्चे डिसिप्लिन। बहुत ध्यान से समझना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन का मतलब आप सबको पता है क्या?
ऑर्डरलीनेस में काम होना, लोगों को तमीज में रहना, राइट। जो चीज जहां से उठाई है वहां पर रखनी, फालतू का शोर ना मचाना, ये वो, यही डिसिप्लिन है, राइट। अपने से बड़ों की बातें मानना, ठीक है ना। Yes. ठीक है, इसके अंदर काम की बात बताऊंगा। डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस, ये तो नॉर्मल सबको पता है, टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कीवर्ड्स नोट करो 1 2 3, लिखो, लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हो 1 2 3 करके है। हाँ ठीक है, कीवर्ड नोट करो, त्रिशी नोट कर। अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स, पहला कीवर्ड यहां से यहां शुरू होता है, गुड सुपरवाइजर एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, पहला गुड सुपरवाइजर एट ऑल द लेवल्स। अब देखो ये ना डिसिप्लिन बड़ा ही जनरल सा वर्ड है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कीवर्ड पहचानने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आएगा गुड सुपरवाइजर एट ऑल द लेवल्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स, रिगार्डिंग रूल्स। यहां तक का जो लाइन है ये आपका दूसरा है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, यानी लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर या फेयर, लिखित में या ओरल में, लेकिन क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट वर्ड जरूरी है। एग्रीमेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्रीमेंट वर्ड को। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनमें गलतियां होंगी, ठीक है। एंड जुडिशियस एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेनल्टीज, और जब जब जरूरत हो लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए उनपे पेनल्टी और सजा भी दी जा सकती है, ठीक है ना। डिसिप्लिन इज मस्ट, ये सब तो बेकार है। अब ये एग्जाम्पल पढ़ो, इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड, ये एग्रीड वर्ड मैंने बार बार बोला, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखवाया था ना क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, राइट, ठीक है त्रिशी। Yes. तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड, यानी इनका क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हुआ था, क्या कि अगर कंपनी अच्छा कमाएगी तो आप लोगों को बोनस दिया जाएगा, वर्कर्स को। तो इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव द इंक्रीमेंट्स इन सैलरी टू एम्प्लॉइज इन ल्यू ऑफ ओवरटाइम वर्कड बाय देम, कि अगर आप ओवरटाइम करोगे तो आपको सैलरी के साथ साथ ओवरटाइम भी मिलेगा। Then the employee must be disciplined to work effectively and the manager must also be disciplined to meet the promise of the increments। तो दोनों की तरफ से एक क्लियर एग्रीमेंट है कि अगर आप ओवरटाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। तो मैनेजमेंट वर्कर्स के पार्ट पे क्या डिसिप्लिन बनता है कि वो ओवरटाइम करें, और मैनेजर के पॉइंट पे क्या डिसिप्लिन बनता है कि वो अपना किया गया प्रॉमिस पूरा करे। आ रही बात समझ में। Yes. तो डिसिप्लिन यहां पर सिर्फ वो वाला डिसिप्लिन नहीं है कि आपको शांति से बैठना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। अगर यहां लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नो स्पिटिंग, तो आप यहां पर थूकोगे नहीं, या यहां लिखा है नो स्मोकिंग तो आप स्मोक नहीं करोगे, वो तो है ही है डिसिप्लिन। लेकिन जो मेन यहां से क्वेश्चन बनता है वो इस शब्द से बनता है, एग्रीमेंट शब्द से। मैं केस स्टडीज दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन नल रूल्स, ये और कीवर्ड्स हैं, और एम्प्लॉइज ये मैंने नोट करवा दिया होगा नहीं तो, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। देखो, लैक ऑफ डिसिप्लिन रिजल्ट्स इन कियोस एंड लीड्स टू डिसरप्शन इन सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो सब पच फैल जाएगा। आगे चलते हैं, मैं जो काम की बात बताना चाहता हूं इसको छोड़ देंगे, यूनिटी ऑफ कमांड को। डिसिप्लिन समझ में आया अभी जितना बताया है, आगे देखते जाओ, इसको छोड़ रहा हूं। इसके बाद आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसको भी छोड़ दूंगा। पहले तो केस स्टडी पे आओ, केस स्टडी पे आओ और सामने देखो, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज बीइंग इग्नोर्ड इन द गिवन केस। दिमाग कहां गया सेकंड चैप्टर में, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोला, साइंटिफिक प्रिंसिपल तो बोला ही नहीं, तो प्रिंसिपल बोलो या मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलो, फ्यूल में आ जाओगे आप 14 में। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड इफ ओनली मैनेजमेंट बिकम्स सीरियस इन फुलफिलिंग इट्स प्रोमिसेस। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, केस स्टडीज पढ़ने की। क्या इस लाइन से समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन कौन से प्रिंसिपल का है?
Yes. अगर आपने ढंग से नोट की है चीजें तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इफ ओनली मैनेजमेंट बिकम सीरियस, दोनों के पार्ट पे सीरियसनेस चाहिए आपको, तो इफ ओनली मैनेजमेंट बिकम सीरियस इन फुलफिलिंग इट्स प्रॉमिस, what should be the appropriate course of action to achieve smooth and systematic functioning of tulip industries? ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। For the last 2 years tulip industries is not functioning smoothly. The relation between managers and employees are becoming better day by day. After the complete analysis, it was observed that employees are not working effectively and efficiently, and management is not fulfilling its commitment ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशन। समझ में आई भाई बात? कहीं पर भी इस डिसिप्लिन के अंदर वो सारी बातें नहीं लिखी जो आप डिसिप्लिन में सोच रहे थे। क्या कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, यहाँ पर लिखा है नो स्मोकिंग तो नो स्मोकिंग नहीं करनी, कीप साइलेंस, कीप क्वाइट, ये स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है। तो जब भी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनेगा तो बनेगा ही किस चीज का, कि दोनों में से एक पार्टी अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं करी होगी। इसलिए मैंने आपको एग्रीमेंट 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 वर्ड और दूसरा जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज वर्ड मार्क करा रखा है। आ रही है बात समझ में बच्चे? त्रिशी, Yes, sir. तो यहां पर ये अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं, राइट। अब अगला प्रिंसिपल जो आप पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ोगे रेम्यूनरेशन। निकालो अपनी किताब में, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मिल गया? रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? ये हमारा आज का आखिरी प्रिंसिपल होगा। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? अभी तो 10 मिनट है, हो जाएगा, देखते हैं एक और। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? ओ भैया, रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? अकाउंट्स में अच्छा तूने पहला चैप्टर नहीं करा ना मेरे साथ। सैलरी, वेजेस या जो भी है कॉम्पनसेशन, उसको क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज वाला प्रिंसिपल। ध्यान से, हम जो पढ़ रहे हैं उसका कंटेक्स्ट मत भूल जाना। हम जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को वो रेम्यूनरेशन दोगे जो उनके काम को जस्टिफाई करती है, जो सारी इंडस्ट्री में मिल रही है, तो आपके वर्कर्स कैसे काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे, खुश होकर के काम करेंगे। आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, मत भूल जाना, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट अच्छी होने से काम कैसे अच्छे से होता है। तो रेम्यूनरेशन का क्या मतलब हो गया कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को जस्ट एंड फेयर सैलरीज देते हो। जस्ट एंड फेयर की क्या डेफिनेशन है सर? जो उस इंडस्ट्री में बाकी सारी कंपनियां दे रही है वही, राइट। जैसे आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, मान लो हैं, उन टीचर्स को सबको मंथली सैलरी भाई 70,000 रुपए मिलती है। अब एक स्कूल है भाई, वो खूनी चूसे चले जा रहे लोगों का 40,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो उसके टीचर्स क्या ही पढ़ाएंगे? अच्छा थोड़ी पढ़ाएंगे। तो फिर थोड़े दिनों में वो जब भी पढ़ाएंगे उनका मन तो लगेगा नहीं, वो नौकरी ढूंढते रहेंगे, और जहां उन्हें नौकरी मिलेगी वो पट से भाग जाएंगे बीच में सिलेबस छोड़ के, ठीक है ना। तो तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट अपने आप ही बेकार हो जाएगा, राइट। तो फेयर एंड जस्ट सैलरी होनी चाहिए। सिमिलरली एम्प्लॉइज को भी सैलरी मांगते हुए सोचना चाहिए कि क्या हमारी कंपनी इतना सैलरी दे सकती है। भाई मान लो एक पुराना एम्प्लॉय है और फिलहाल कंपनी बुरे समय से निकल रही है, तो भाई उसको भी सोचना चाहिए कंपनी के बारे में कि यार फिलहाल कंपनी अच्छे समय से नहीं गुजर रही है, तो मेरे को भी थोड़े टाइम अपनी सैलरी अगर कम मिल रही है तो शांत रहना चाहिए, ठीक है ना। जितनी मुझे सैलरी दी जा रही है उतना मैं काम करूं, बजाय इसके कि मेरे को सैलरी तो मैं भर भर के ले रहा हूं और मैं काम कुछ कर नहीं रहा। तो ये है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है और फिर समझाऊंगा मैं सीधा इस वाले प्रिंसिपल पे क्यों आ गया। According to this principle, overall pay and compensation should be fair to both employees and organization. जो overall pay होती है बंदे की वो just and fair होना चाहिए दोनों के लिए। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, राइट, ठीक है। द रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, एक ही बात बार बार लिखी है, विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखी हुई है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा है? एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इट विल एंश्योर कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कीवर्ड्स नोट करो पहले, तो सबसे पहले लिखो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखो यहां पर लिखो एम्प्लॉय और यहां लिखो जस्ट एंड इक्विटेबल स्लैश गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए जितनी गवर्नमेंट ने बोली है। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चौथा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड,
ठीक है, नोट करो। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो विद इन द पेइंग कैपेसिटी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? विद इन द पेइंग कैपेसिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले एडवांटेजेस पढ़ो। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, बंदे मोटिवेट रहते हैं क्योंकि उनको पूरा पैसा मिलता है। कॉर्डियल रिलेशनशिप्स रहती है इनके लोगों के बीच में, अच्छा रिलेशन रहता है बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। इंप्रूव द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज की कमिटमेंट बढ़ जाती है, वो खुश होते हैं और वो मेहनत से काम करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे? Yes. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वायलेशन के? लैक ऑफ मोटिवेशन, बंदे मोटिवेटेड ही नहीं होते। मैंने जैसे बताया स्कूल के टीचर्स हर टाइम नौकरी छोड़ने की सोचते रहते हैं। अनहेल्दी रिलेशन होते हैं, रोज झगड़े होते हैं, स्ट्राइक होती है बिना बात के। इट इंक्रीज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है? लोग नौकरियां बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। लेबर टर्नओवर मतलब बार बार नौकरी छोड़ रहे हैं, फिर नया बंदा रख रहे हैं, फिर नौकरी छोड़ रहा है वो बंदा, फिर नया बंदा रख रहे हैं, फिर नौकरी छोड़ रहा है वो। ठीक है, समझ में आई बात? बच्चे केस स्टडी पढ़ो जरा। जो सामने लिखी है, अगर आपकी बुक में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिल जाएगी आगे पीछे कहीं पर भी। ओके। मेसर्स फास्ट कूल इंडस्ट्रीज आस्क्ड इट एम्प्लॉयज टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, अभी जो पीछे के स्टडी करके आए ना डिसिप्लिन से, उसमें क्या लिखा होता? बंदे ने ओवर टाइम के लिए बोला था। Yes. ठीक है ना, केस स्टडी में यही था, ओवर टाइम वाला जो एग्जाम्पल दिया था डिसिप्लिन में, है? याद है ना त्रिशी? Yes. अच्छा। मेसर्स फास्ट कूल इंडस्ट्रीज आस्क्ड इट एम्प्लॉयज टू ओवर टाइम in order to meet growing demand of AC in the summer season. However, the employees were not paid overtime, और employees को overtime नहीं पे किया। As a result, the employees always felt dissatisfied and it lead to unhealthy relationships between the employee and management. Identify the Fayol's principle not observed in the fast food industries. बताओ क्या है? डिसिप्लिन में भी तो यही बात थी। आ रही है कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. ये तो क्या था? नॉट फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट ऑफ इंक्रीमेंट्स। और यहाँ पर जो आपको केस स्टडी दी गई थी नीचे क्वेश्चन के अंदर, वो क्या लिखी हुई थी? एज इट इज इट वाज आस्क्ड, ओवर टाइम करने के लिए बोला गया था, और फिर इन दोनों को अपने अपनी बात रखनी चाहिए। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? वो रेम्युनरेशन है, उसका आंसर तो मैंने बता दिया तुमको, वैसे भी तुम्हें समझ ही आ गया। जो रेम्युनरेशन के जस्ट बाद की केस स्टडी बढ़ा रहा हूँ तो उसका आंसर रेम्युनरेशन ही होगा। तो बताओ, जब दोनों केस स्टडीज बिल्कुल सिमिलर हैं तो इसका आंसर अलग क्यों है भाई? देख रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। ऑर्डर के बाद में सीधा रेम्युनरेशन पे आ गया। और ये वो क्वेश्चन है जिसमें जिस बच्चे ने ट्यूशन नहीं पढ़ रखी, और खुल के कह रहा हूं, जिस बच्चे ने मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ रखी, वो गलती करेगा ही करेगा, तुक्का मारेगा। बताओ दोनों में क्या फर्क है? सेम। इसमें अग्रीमेंट शब्द मिसिंग है। क्या मैनेजमेंट ने अग्री किया था? कहीं लिखा है अग्रीमेंट? वहां कमिटमेंट वर्ड लिखा हुआ था, कमिटमेंट। क्या यहाँ अग्रीमेंट लिखा हुआ है? मैनेजमेंट ने सिर्फ क्या है? आस्क्ड। मैंने मार्क भी कर रखा है, अगर किताबों में देखोगे अपनी, जिनके पास पुरानी किताब है। आस्क्ड वर्ड, आस्क्ड, कमिटमेंट और अग्रीमेंट में कुछ फर्क होता है कि नहीं? आस्क होता है सिर्फ बोलना, यहाँ कोई अग्रीमेंट हुआ हुआ इनके बीच में? नहीं हुआ पा, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, इसमें क्या है? हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसकी वजह से आपने यहाँ पढ़ा है कि एम्प्लॉयज विल फील डिससेटिस्फाइड, अनहेल्दी रिलेशनशिप, लैक ऑफ मोटिवेशन, वो सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू दिस एम्प्लॉयज ऑलवेज फेल्ट डिससेटिस्फाइड एंड इट लेड टू अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द। बच्चे देखो, पहले मैंने भी यहाँ पर ये जो मैंने काट रखा है ना, ये डिसिप्लिन लिखा हुआ था जब मैंने पहले साल पढ़ाया था। मेरे पास बच्चे आए कि सर इसका आंसर तो डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, देखो सेम केस स्टडी है। तो मैं कहा हाँ, मैंने काटवा दिया उन बच्चों को और मैंने लिखवा दिया यहाँ पर कि इसका आंसर डिसिप्लिन होना चाहिए।
लेकिन जब मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते ही आएगी ना भाई नॉलेज, तो जब मुझे पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज आई और पीछे मैंने कई क्वेश्चंस देखे, तब मुझे समझ में आया भाई मेन तो सारा खेल ही एग्रीमेंट वर्ड का है, एग्रीमेंट और कमिटमेंट का। ऑर्डर ऑर्डर कह रहा हूं, डिसिप्लिन और रेम्युनरेशन, ये दोनों की केस स्टडी जब भी आएंगी, आ जाओ बच्चे, ये दोनों की केस स्टडी जब भी आएंगी ये आपको कंफ्यूज करेगी ही करेगी। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड ढूंढना है, अग्रीमेंट कमिटमेंट। अगर अग्रीमेंट और कमिटमेंट लिखा हुआ है तो ये कौन सा आंसर है इसका, डिसिप्लिन। और अगर अग्रीमेंट वाली बात नहीं लिखी हुई और लिखा है कि सही रेम्युनरेशन नहीं दे रहे, तो अगर बोले प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे तो डिसिप्लिन। लेकिन अगर सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि बात हुई थी नहीं दिया, इसकी वजह से एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड है, लेस मोटिवेटेड है, तो आंसर क्या होगा, रेम्युनरेशन होगा। ये अच्छे से याद रखना। जब अभी तो क्या हो रहा है ना, अभी तो जो टॉपिक कर रहे हो उसके साथ का क्वेश्चन आ रहा है तो बड़े आराम से पकड़ पा रहे हो। जब अभी एक चैप्टर खत्म होने के बाद बैक क्वेश्चंस करेंगे ना, जब कहीं से भी आएगा रैंडम क्वेश्चन, तब ये कीवर्ड्स ही काम आएंगे। आ रही है बात समझ में? yes, चलो फिलहाल ये वाली क्लास को क्लोज करते हैं। मैंने कितने प्रिंसिपल्स कराए हैं? 4। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और रेम्युनरेशन। इतना पढ़ो अगले हफ्ते तक। उसके बाद अगली क्लास में कोशिश करते थोड़े ज्यादा प्रिंसिपल्स करने की, बाकी आराम से एक्सप्लेन करते चलेंगे। बीबीएसटी का कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है, टेंशन नहीं है। ठीक है जी, yes. चलो।